हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स पल्स। माय नेम इज़ अंजलि कुंडल एंड आई टीच यू इकोनॉमिक्स। सो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और पब्लिक फाइनेंस। तो बेसिकली ये पब्लिक फाइनेंस के ही अंडर जो है ये थ्योरी आती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद उसके फीचर्स एंड ऑल, और उसके बाद जो है हमने बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये थ्योरी जो है वो डेल्टन की थ्योरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, जो आपके डिग्री एग्जाम्स होते हैं बीए बीकॉम के और जो भी आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैंने आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने इस पीपीटी को बनाया है सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे जो है हम आपको डिटेल में जो है वो हर चीज़ जो है वो समझाते हैं, हर इकोनॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट के बारे में जो है वो नॉलेज देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पब्लिक फाइनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये अगर हम बात करें इसकी पब्लिक फाइनेंस की इंट्रोडक्शन की, तो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली किस चीज़ से डील करता है? पब्लिक फाइनेंस डील करता है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस का अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, ये टर्म को अगर हम थोड़ा ब्रेक करते हैं तो पब्लिक का मतलब होता है वी द पीपल, ठीक है ना। और हमारे लिए और हमारे फाइनेंसेस, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है ना। और गवर्नमेंट हमारे लिए जो एक्सपेंडिचर करती है और जो गवर्नमेंट की इनकम जो जनरेट होती है या रेवेन्यूज जो जनरेट होते हैं उसके बारे में हम पब्लिक फाइनेंस में बात करते हैं। फाइनेंसेस का मतलब क्या होता है? मनी रिलेटेड, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की जो मनी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट, और यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करें अगर, तो हम गवर्नमेंट की यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट के बजट के बारे में, कितना बजट है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना खर्चा होता है। गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो अपने ही सेल्फ मोटिव के लिए जो है वो खर्चे नहीं करती, वो बेसिकली वो वेलफेयर के लिए खर्चे करती है, ठीक है ना। वेलफेयर जैसे कि हमारे लिए जो ओल्ड एज पेंशन्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करी जाती हैं, और जैसे जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। और अगर बात करें जो वुमेन्स होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो स्कीम्स निकाली जाती है, बच्चों के लिए निकाली जाती है, जैसे मिड डे मील और ऐसी स्कीम्स, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉलिसीज़ और जो स्कीम्स जो है वो निकालती है गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है गवर्नमेंट, हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है, और जो हमारा डिफेंस है इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है। ये कहाँ से आता है पैसा? ये रेवेन्यूज़ जो है जो गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यूज़ जो है वो जनरेट करती है। ये थ्रू टैक्सेस भी हो सकते हैं, ये थ्रू आरबीआई से करेंसी छपवाना भी हो सकता है, फिर उसके बाद बाहर से भी जो है हमें पैसा आता है, बोरोइंग्स आती हैं एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिला के बेसिकली एक पब्लिक फाइनेंस एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इस सब्जेक्ट में हम इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इट स्टडीज हाउ गवर्नमेंट रेजेस फंड, कैसे गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स को रेज करती है और कैसे उनको स्पेंड करती है, अपने फंड्स को स्पेंड भी कैसे करती है उसके बारे में हमें पता चलता है इस सब्जेक्ट में। इट इंक्लूड्स द टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन के बारे में पता लगता है, टैक्सेशन कौन से टैक्सेशन होते हैं, किस पे कौन सा टैक्स लगता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं हम। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ कहाँ करती है, जैसे मैंने बताया कि वेलफेयर के ऊपर करती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर करती है, ग्रोथ के ऊपर करती है, मतलब डेवलपमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है हमारे लिए। पब्लिक डेप्ट्स जो है, मतलब हमारे गवर्नमेंट की क्या डेप्ट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट अब खर्चा करती है। वी नो दैट कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे खर्चे ऑब्वियस ही बात है हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है, ठीक है ना। रीज़न बीइंग कि एक तो हमारी वैसे भी ओवर पॉपुलेटेड जो है वो कंट्री है, ऊपर से हमारी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सोसाइटी है या मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाली ही है रादर देन द हायर क्लास, ठीक है। हायर क्लास बहुत कम है, और अगर हम बात करें मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो ज़्यादा है। और इसी वजह से उनको जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स निकालनी पड़ती है, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है, उनके लिए एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डेप्ट में चली जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। अब वो थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनसे भी ले सकती है, ठीक है, आरबीआई से भी ले सकती है, जो अपना फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे भी ले सकती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक एंड ऑल दैट, वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट पैसा लेती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है, ठीक है ना। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का मेजर एम ही यही है कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना और साथ के साथ सोशल वेलफेयर करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स एलोकेशन होता है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कि गरीब और अमीर दोनों को जो है इक्विटेबल रिसोर्सेज जो है वो मिलने चाहिए। इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, मतलब रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, जो इनइक्वालिटीज़ होती है उनको रिड्यूस करता है। कैसे? इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करता है। कैसे करता है? जैसे गवर्नमेंट रिच से टैक्सेस लेता है और वो रिच के टैक्सेस किसको जाते हैं? पुअर के वेलफेयर को, ठीक है ना। जो पुअर का वेलफेयर होता है वो किससे होता है? जो रिच होता है, जो कमाई कर रहा है, जो मतलब बहुत बहुत अच्छा कमा रहा है, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं और उनका जो पैसा है वो पुअर के पास जो है वो जाता है और उनको फाइनेंसेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है, क्योंकि रिच और पुअर का गैप जो कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इट इंश्योर्स पब्लिक फाइनेंस इंश्योर्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करती है। पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बात करी कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो गया, हेल्थ के ऊपर खर्चा हो गया, और पेंशन्स देनी, बच्चों को स्कॉलरशिप्स देनी, और बात करें जो अनएम्प्लॉयड है उनको अलाउंस देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सर्विसेज ही है ना, ये जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। अब आप देखो कि अगर हम कोविड की बात करें, कोविड में जो है क्योंकि लोगों की जॉब्स जो है वो छिन गई थी और लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी। तो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? उनको जो है वो राशन प्रोवाइड किया, ठीक है ना। अब जो ये जो डिपोज होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे राशन जो मिलता है, ये क्या है? ये वेलफेयर ही है। ये काइंड ऑफ जो है पब्लिक गुड्स या सर्विसेज ही प्रोवाइड की जा रही है ना गवर्नमेंट की द्वारा। तो दैट इज़ ये पब्लिक फाइनेंस का जो है इम्पोर्टेंस है। आगे बात करें, इट मैनेजेस द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी जो प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करता है पब्लिक फाइनेंस। आगे बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया था डेल्टन ने। इसका मेन एम था टू मैक्सिमाइज द नेट सोशल बेनिफिट फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशंस। तो इसका मेजर एम क्या था कि हमें अपना जो नेट सोशल बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है और जो हमारे सेक्रीफाइसेस है उसको बैलेंस करके रखना है, ठीक है। मतलब जितना हम जो है वो बैलेंस ऑफ द सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन, कि जो जितना हम टैक्सेशन के थ्रू सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उतना ही हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए जब हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या बोल रहा है? मैक्सिमम सोशल sacrifice should be equal to maximum social benefit, ठीक है ना। MSS is equal to MSB, which is the maximum social benefit and maximum social sacrifice. The principle guides the government in achieving economic efficiency. यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये क्या गवर्नमेंट को बता रहा है या गवर्नमेंट को बेसिकली किस तरीके से गाइड करता है यहाँ पे कि इकोनॉमी में जो है वो एफिशिएंसी आनी चाहिए और वेलफेयर जो है इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी जो है रिच के बराबर या उनके आसपास जो है वो पहुंचना चाहिए, और जो इनइक्वालिटी का गैप जो है, जो इनकम इनइक्वालिटी की जो बहुत बड़ा गैप है, इसको कवर करना चाहिए। ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल बताता है। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थ्योरी है, ठीक है ना। आज के दौर में भी ये इतनी ज़्यादा रेलेवेंट थ्योरी है अगर आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी तो आज भी है और बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ द प्रिंसिपल। एजम्पशंस की बात करें, सबसे पहला एजम्पशन ये कहा गया है डेल्टन के द्वारा कि टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो टैक्सेस है वो मेजर सोर्स होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू का, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज अप्लाइज टू द
अप्लाइज टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसके ऊपर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज जो है वो अप्लाई होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। मतलब जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक लेवल पे आके गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मतलब पहले वो हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा कम ही होगा, रिड्यूसिंग लेवल पे ही आएगा, ठीक है ना, डिमिनिश ही करेगा। तो ये हमारा जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का, या हम बोल सकते हैं ये कर्व बनता है हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट का, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट का हमारा ये कर्व बनता है जो हमारा डिमिनिशिंग होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। द टैक्सेस आर द सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन द मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी, ठीक है ना। और जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे अपवर्ड होते हैं, ठीक है ना। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है, और जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस होता है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या इन कर्व्स के ऊपर पूछा जाता है कि जो मार्जिनल सोशल एडवांटेज होता है वो कौन से लॉ को जो है वो कौन से लॉ के बारे में बात करता है। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज की बात करता है, और जो टैक्सेस है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी की बात करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करें कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो सबसे पहले ये कंडीशन है कि जो हम जितना हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट है उतना ही हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस होना चाहिए, ठीक है, या जितना हमारा सेक्रीफाइस है उतना ही हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज, पब्लिक एक्सपेंडिचर तब तक जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए जब हमारे मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से। ऑप्टिमम पॉइंट वहाँ पे आता है जहाँ पे हम दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम हमारा पॉइंट वहाँ पे आएगा। ऑप्टिमम पॉइंट इज व्हेन नेट सोशल बेनिफिट इज मैक्सिमम, जहाँ पे हमारा नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम है और हमारा MSB इज इक्वल टू MSS विच इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड हम जो है वो खर्चा करते हैं या अपने एक्सपेंडिचर करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा हार्म में या हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो डिटीरियरेट हो सकती है। आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल की। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जब हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की, ठीक है, MSS की। अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले जो है जब लोगों को टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना, वो अपने टैक्सेस के थ्रू जो है वो मनी पे कर रहे हैं विच इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, मॉनेटरी सेक्रीफाइस होता है, लोगों का मॉनेटरी सेक्रीफाइस हो रहा है और उसकी वजह से लॉस ऑफ मनी रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। ऑब्वियस ही बात है ना, जब जो गवर्नमेंट है जब टैक्सेस लगाएगी या टैक्सेस बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक है। आज मान लो कि मैं जो है वो मैंने कोई चीज़ खरीदी, फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो या तो मैं उस प्रोडक्ट को कम जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी या मैं उसकी कंजम्पशन बंद कर दूंगी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली मेरी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है मतलब कि हमारी कंजम्पशन कम हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द पीपल इंक्रीजेज विद द रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ मनी। सो यहाँ पे एवरी एडिशनल टैक्स, जितना हम एडिशनल टैक्स लगाते जाएंगे उतना मेरा सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जाएगा और मेरा जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनता है, ठीक है, तो ये मैंने बताया जैसे ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सोशल सेक्रीफाइस और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अपने अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीज करती रहूँगी तो मेरा सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ सोसाइटी ड्यू टू टैक्सेशन, तो यहाँ पे जो है जो सोसाइटी है उसको लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के ऊपर लगने शुरू हो गया है। इंक्रीजेज विद द मोर टैक्सेशन, जैसे जैसे जो हमारा सोशल सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा जब हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, डिसयूटिलिटी आएगी, जैसे हमने यहाँ पर बात करी है ना कि
इधर यहाँ पे बात करें, टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी, ठीक है ना, हमारी जो डिसयूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आगे बात करें डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट की, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि इसका कर्व कैसे बनता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट है MSB, ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं और ये हमारा है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, ठीक है। अब जैसे 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 मैं जो है पब्लिक टैक्सेस लगाती जाऊंगी, मेरा जो है बेनिफिट जो है अगर मैं देखूं ये कम होता जा रहा है, ठीक है ना, रिड्यूस करता जा रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर द सोसाइटी गेट्स यूटिलिटी और बेनिफिट्स, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उससे क्या होता है, सोसाइटी को जो है वो यूटिलिटी या बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं, मतलब उनके ऊपर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर लिया या सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्चा किया, मतलब लोगों को जो है वो पेंशन्स देनी शुरू कर दी या लोगों के लिए स्कीम्स निकालनी शुरू कर दी जो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। बट एज मोर ऑफ द बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, दिस यूटिलिटी टू देम गोज ऑन डिमिनिशिंग, मतलब उनकी जो यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसीलिए ये जो कर्व है मार्जिनल सोशल बेनिफिट का, ये डिमिनिशिंग बनता है। द MSP कर्व इंडिकेट्स द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेनिफिट व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लो ये 0 पॉइंट दिस, ठीक है, इसको मैं M ले लेती हूँ और इसको मैं ले लेती हूँ M1, ठीक है। तो OM से, ठीक है, मेरा ये OM 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से ये मुझे डिक्लाइन होगा। ये मान लो कि बेनिफिट है, इसको B ले लेती हूँ, OB से OB1 जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये शो करता है हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट। आगे बात करते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब ये कर्व क्या शो कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वहाँ पे होगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिंस द मार्जिनल सोशल बेनिफिट गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल चेंज इन द एक्सपेंडिचर, जितना हम टैक्सेस और एक्सपेंडिचर में चेंज करेंगे इन दोनों में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द गवर्नमेंट गोज ऑन कंपेयरिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस विद द मार्जिनल सोशल बेनिफिट विच while it imposes taxes or makes the public expenditure. The condition of maximum social advantages states that MSB is equal to MSS, which is that कि ये हमारा कर्व बन गया मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और ये हमारा कर्व बन गया मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है ना। अब जहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, ये जो है मेरा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे मेरा MSS इज इक्वल टू MSB। तो थ्योरी यही स्टेट करती है कि जब हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो हमारा मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल आएगा, तभी हमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारे जो पब्लिक फाइनेंसेस के टूल्स हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इस प्रिंसिपल से जो है हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो है इसकी वजह से जो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगी। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इफेक्ट पब्लिक फाइनेंस इज मेकिंग ऑन द कंट्रीज प्रोडक्शन, ठीक है ना। कि अब देखो सोशल बेनिफिट से क्या हो रहा है, बेसिकली मेरी प्रोडक्शन ही इंक्रीज हो रही है ना। लोगों के हाथ में जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छा वो काम कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मान लो कि लोगों को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑब्वियस ही बात है ना कि जब हमारे सेक्रीफाइसेस जो है वो हमारे बेनिफिट के इक्वल होंगे तो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी गैप्स जो है वो रिड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी लोगों के बीच में, है ना। जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस से जो है वो मतलब जो भी टैक्सेस है उससे जो है वो वेलफेयर करती है, मतलब कि वो अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों को जो है वो उस टैक्स का बेनिफिट देती है।
तो इसकी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो प्रमोट किए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या, पीस और ऑर्डर भी आएगा, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी हमारी कंट्री में, उतना ही ज़्यादा जो है वो पीस रहेगा अपनी कंट्री में, और पीस एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा, और जो कंट्री है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, है ना। मतलब कि बीच में ये जो मतलब कोई भी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है वो नहीं होंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारे फाइनेंसेस अच्छे होंगे, अगर हमारे सोशल बेनिफिट और सोशल सेक्रीफाइस जो है वो अगर इक्वल आता है या मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की कंडीशन पे हम आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जितने भी जो पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टेबल रहेंगी। पॉलिसी स्टेबल रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, है ना। मतलब कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो जो फ्लक्चुएशंस है उससे जो हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लक्चुएशन से दूर रहेगी, ठीक है ना। आपको पता होगा जो भी हमारे ट्रेड साइकिल्स होते हैं या जो भी हमारे फ्लक्चुएशंस आते हैं हमारी इकोनॉमी में ड्यू टू क्या कहते हैं, डिप्रेशन या ड्यू टू रिसेशन, तो ये कम रहेगा। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और नेक्स्ट बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो अराइज होती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एम करती है टू अचीव द गोल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है अगर वो हम मूव करते हैं तो ये एक बहुत बेनिफिट होता है कंट्री के लोगों के लिए भी और कंट्री के लिए भी, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इस प्रिंसिपल का। आगे बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। अब हर प्रिंसिपल का या हर थ्योरी का एक लिमिटेशंस होता है, जैसे हमने आगे भी बात करी है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका लिमिटेशंस पढ़ने ज़रूरी होते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी होता है। और हमेशा को ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी थ्योरी को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया हो। जब भी हम रिसर्च करते हैं या जब हम देखते हैं कि लोगों ने रिसर्च करी है, उन्होंने एक थ्योरी के रेफरेंस को लेके दूसरी थ्योरी बनाई है, तो उन्होंने अपने जिसका रेफरेंस लिया होता है उसको हमेशा उन्होंने क्रिटिसाइज किया होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करें यहाँ पे इसके लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट। तो हाउ वी कुड मेजर कि हमारे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना। ये मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के जो हमारी मेजरमेंट है उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पैरामीटर्स हमने सेक्रीफाइस और बेनिफिट्स के लिए बनाए हैं वो एक्चुअल में जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ठीक है ना। अब वो किसी लोगों के लिए वो ऑथेंटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ना कि सेक्रीफाइसेस और बेनिफिट्स किसके लिए जो है वो किसके लिए जो है वो, अगर सेक्रीफाइसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर टैक्सेस है, टैक्सेस से हम बोल रहे हैं कि सेक्रीफाइस हो रहा है, क्या पता कोई इंसान जो है वो टैक्सेस दे के खुश है, उसके लिए वो सेक्रीफाइस नहीं है। तो वी डोंट अंडरस्टैंड द पैरामीटर, ठीक है ना। हम उस पैरामीटर में नहीं डिफाइन कर सकते लोगों की सब्जेक्टिविटी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस और बेनिफिट जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। आगे बात करें फ्यूचर एडवांटेज। Expenditure made on the development projects yield several benefits in future, but the public is burdened with the taxes in present। कि यही बात है ना कि जैसे आज की डेट में इंसान को हमने जो है वो टैक्सेस दे के बर्डन कर दिया, फ्यूचर में चाहे वो जो पॉलिसी है वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाए, पर आज की डेट में तो वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन है ना। तो ये है फ्यूचर एडवांटेज का लिमिटेशन, जो हम कहते हैं कि फ्यूचर में लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस पॉलिसी से, इस वजह से, इस रिफॉर्म से। आज उनको उस वजह से कितना बर्डन फील हो रहा है, ये जो है वो इस प्रिंसिपल में बात नहीं करी गई। एस्टिमेट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अब it is very difficult to measure how much effect the tax individually on the public is held, ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअली किसी पर्सन के ऊपर कितना टैक्स का बर्डन पड़ रहा है ये एस्टिमेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इन जनरल बात करते हैं। हम जो है वो एक एक पर्सन को कंट्री में लेके नहीं हम पूछेंगे कि उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, बट हाँ हम इन जनरल बात करते हैं। पर इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हर एक पर्सन की इंडिविजुअल जो सब्जेक्टिविटी है वो यहाँ पे लूज हो जाती है। पब्लिक डेप्ट, when the government collects revenue through taxes for the public expenditure, it creates disutility, but collecting funds through public debt does not create any disutility. This doctrine is not applicable to the public debt। अब public debt पे उन्होंने बोला है कि ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अब बात करें कि जब हम गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है लोगों से, उनके ऊपर जो है वो बर्डन पड़ता है, उनके लिए जो है वो एक डिसयूटिलिटी जो है वो है। पर पब्लिक डेप्ट से उससे भी तो डिसयूटिलिटी होती है,
पर यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक डेब्ट से कोई डिसयूटिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही। तो ये जो है वो एक मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस प्रिंसिपल में। एक्सपेंडिचर कंसर्निंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी एक काइंड ऑफ लिमिटेशंस है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में बात करें तो गवर्नमेंट has to make a lot of expenditure in order to accelerate the rate of economic development। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, या जैसे अब डिप्रेशन पीरियड में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो एज अ पब्लिक डेब्ट ही जो है वो लोगों के पे पड़ेगा, या टैक्सेस बहुत ज़्यादा लेटर ऑन जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे वो जो है वो मदद करी जा रही है लोगों की। तो इसकी वजह से जो है वो सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो वर्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कई बार वो जो उनके खाते से जो पैसा नहीं वो लेते, वो बाहर से पैसा लेते हैं, और बाहर से अगर पैसा लेके जो है उसका बर्डन भी किसके ऊपर पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है। टैक्स बर्डन और पब्लिक एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी बात करी ही है कि टैक्स बर्डन जो है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, ठीक है ना। इट इज़ इनकरेक्ट टू एज्यूम दैट ईच टैक्स इन्वॉल्व्स द बर्डन ऑन द पीपल। टैक्स ऑन द नारकोटिक ड्रग्स, अब यहाँ पे अगर टैक्स बर्डन की बात करें, ये भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना एक एडवांटेज है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है। अब जैसे अगर हम जो टैक्सेस लगते हैं, जो हायर टैक्सेस लगते हैं सिगरेट्स के ऊपर, सिगार्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ये एक बेनिफिट है पब्लिक के लिए। पर वही बात है कि यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी के लिए वो बर्डन हो सकता है, किसी के लिए वो एक बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे टैक्स बर्डन और टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसके बारे में भी बात करी है, ये भी एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है। सो आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये काइंड ऑफ एक गाइडिंग बुक है या गाइडिंग रूल है फॉर पब्लिक फाइनेंस। और यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट्स और सेक्रीफाइसेस के बैलेंसेस को, हमें कैसे इसको बैलेंस आउट करना चाहिए। अब इसकी ऑब्वियस ही बात है कि इसकी थ्योरी की लिमिटेशंस तो हैं ही हैं, बट ऐसा है कि जो ये थ्योरी है, जो ये पब्लिक फाइनेंस की थ्योरी है, ये एम करती है वेलफेयर की। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम वेलफेयर को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप करते हैं, या बहुत ज़्यादा इसको मैक्सिमाइज करते हैं। हमारा मेजर कंट्री का या हमारी गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, फाइनेंसिस को जो है वो हमारे लोगों को जो है फाइनेंसिस के थ्रू जो है लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, और उनके लिए जो है वो ऐसी काइंड ऑफ बजटिंग लेके आना, या ऐसा काइंड ऑफ बजट क्रिएट करना ताकि उनको बेनिफिट हो लेटर स्टेज पे, और उनको जो है प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू जो है उनसे जो है वो टैक्स लेना, चाहे उनके ऊपर सेक्रीफाइसेस जो है, उनका बर्डन जो है, पर उनको बर्डन को कैसे लूज़ आउट करना है, वो लूज़ आउट कैसे कर सकते हैं जब हम उनको उतने बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी। तो ये थ्योरी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये डेल्टन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है हमने आज पढ़ी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली क्लास में।